नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के लिए सामाजिक विज्ञान से विषय अतीत से वर्तमान अर्थात इतिहास विषय से अध्याय 10 अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पाठ में हम लोग सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद लिखने वाले प्रश्न का उत्तर का हल करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये है सही या गलत बताइए। पहला क्वेश्चन में है भागलपुर शहर का विकास औपनिवेशिक शहरों से भिन्न परंपरागत शहर के रूप में हुआ। ये सही कथन है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र नहीं था, तो ये गलत है, तो इसमें हम लोग गलत का निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ, तो यह भी सही कथन है, तो इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है भारतपुर में आधुनिक शहर का विकास औद्योगिकरण के साथ हुआ, यह सही है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। अब अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंसी शहरों में गोरे और काले लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे, यह भी सही है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा है निम्नलिखित के जोड़े बनाए, यानी कि इधर दिया हुआ है शहर के प्रकार और इधर जगह दिया हुआ है, इस दोनों को हम लोगों को मिलाना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है क, जो प्रेसिडेंसी शहर, इसको मिला देना है। प्रेसिडेंसी शहर उस समय बम्बई, जो अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता, जो अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है, और मद्रास, जो अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता था, तो उस समय का प्रेसिडेंसी शहर था, तो इसको मिला देना है ख से। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो ख है रेलवे शहर। रेलवे शहर उस समय बरेली और जमालपुर था, तो इसको हम लोग को क से मिला देना है। और औद्योगिक शहर ग में है, यह औद्योगिक शहर उस समय कानपुर और जमशेदपुर था। अभी भी औद्योगिक शहर जो है सो कानपुर और जमशेदपुर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, तो इसको कानपुर और जमशेदपुर से मिला देना है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रिक्त स्थान है, इसमें है भागलपुर नगर पालिका की स्थापना डैश ईस्वी में हुई थी। तो भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी, तो इसमें हम लोग को भर देना है 1864। दूसरा क्वेश्चन है भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन केंद्र डैश और डैश था। तो भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र उस समय चंपानगर और नाथनगर था। आज भी भागलपुर के नाथनगर एरिया में सिल्क कपड़े का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, तो इसमें हमको भरना है चंपानगर और नाथनगर। अगला ग है आपका भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्कृति कर्मी थे, तो इसमें कई नाम आएगा। इसमें आप शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रमुख रूप से लिख सकते हैं। इसके अलावे आप हरिकुंज आदि का नाम लिख सकते हैं। अब है रेलवे स्टेशन कच्चा माल का डैश और आयातित वस्तुओं का डैश था, यानी कि रेलवे स्टेशन जो था सो कच्चा माल का क्या करता था, संग्रह करता था, जमा करता था। संग्रह केंद्र इसमें देना है, संग्रह केंद्र, यानी कि कच्चा माल का संग्रह केंद्र, और आयातित वस्तुओं का क्या था, वितरण केंद्र था, यानी कि यहाँ से जो बाहर से सामान आते थे उसका
वितरण किया जाता था और रेलवे स्टेशन विभिन्न गांवों से या विभिन्न क्षेत्रों से जो कच्चा माल आता था उसको संग्रह करके दूसरे देशों में भेजा जाता था और आयातित वस्तु यानी कि दूसरे जगहों से जो सामान आता था उसका वितरण किया जाता था। उसके बाद है कालजयी उपन्यास डैश की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, यानी कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा कौन से उपन्यास की रचना की गई थी जो बहुत ही प्रमुख है, उसका नाम लिखना है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास उपन्यास की रचना की गई थी। देवदास पर सिनेमा भी बना है, तो यहाँ पर भरा जाएगा देवदास। अगला क्वेश्चन है शहरीकरण का आशय क्या है। इसका मतलब है कि शहरीकरण किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग को लिखना है। शहरीकरण का आशय क्या है, तो इसका आंसर होगा शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण बस्तियां शहरों में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ की अधिकांश आबादी व्यावसायिक कार्यों में संलग्न होती है। यहाँ एक नई अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है। कृषि पशुपालन का स्थान व्यापार उद्योग और शिल्प ले लेता है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। गांव से लोग काम करने की तलाश में आने लगते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 18वीं सदी में नए शहरी केंद्रों के विकास की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। इस क्वेश्चन में हम लोग को लिखना है 18वीं सदी में, यानी कि 1700 से 1800 के बीच का जो समय है उस काल में शहरी केंद्रों के विकास की प्रक्रिया क्या रही उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो 18वीं सदी में शहरों की स्थिति में बदलाव आने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन के साथ पुराने शहर पतनों उन्मुख हुए, यानी कि पुराने शहर जो थे जो मध्यकालीन काल से आ रहे थे वह जो है सो पतनशील हो गया। वह शहर जो है सो समाप्त होने लगा और नए शहरों का विकास होने लगा। नई क्षेत्रीय शासन केंद्र लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, श्रीरंगपट्टनम, नागपुर, बड़ौदा आदि शहरी केंद्रों का विकास हुआ। व्यापारिक कंपनियों ने गोवा, मद्रास जिसे अभी चेन्नई कहते हैं, पांडिचेरी यानी कि पुडुचेरी आदि शहरों की स्थापना की। प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मद्रास, कलकत्ता यानी कि कोलकाता, बम्बई जिसे अभी मुंबई कहा जाता है का विकास प्रेसिडेंसी शहर के रूप में किया। अब अगला क्वेश्चन है ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था के अंतर को स्पष्ट करें। तो इस क्वेश्चन में उत्तर में लिखना है कि ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से क्या अंतर है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में किसकी प्रधानता रहती है और शहरी क्षेत्र में किसकी प्रधानता रहती है, इसके बारे में लिखना है। तो ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित अंतर हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोग कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोग व्यापारिक कार्य में करते हैं या संलग्न रहते हैं। दूसरा अंतर है आय का मुख्य साधन कृषि एवं पशुपालन है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आय का मुख्य साधन क्या होता है, कृषि एवं पशुपालन होता है, जबकि शहरी क्षेत्र में आय का मुख्य साधन व्यापार एवं उद्योग है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न गांव से शहर की ओर भेजा जाता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो होता है वह खाद्यान्न का उत्पादक क्षेत्र होता है, जबकि शहरी लोगों को खाद्य सामग्री गांव से प्राप्त होती है, यानी कि शहर के लोग जो होते हैं मुख्य रूप से उपभोक्ता होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र जो होता है वह उत्पादक क्षेत्र होता है। अब है जनसंख्या घनत्व ग्रामीण क्षेत्र में कम होता है, शहरी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है भागलपुर शहर एक व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक नगर था, कैसे? तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये दिखाना है कि भागलपुर शहर जो था सो व्यावसायिक नगर था और एक सांस्कृतिक नगर भी था। यह कैसे था इसके बारे में लिखना है। तो सर्वप्रथम हम लोग इसमें भूमिका लिख के
व्यावसायिक नगर के बारे में बताएंगे, जिसके आधार पर उसे व्यावसायिक नगर कहा जाता था। फिर उसमें हम लोग सांस्कृतिक लिखेंगे, जिसके आधार पर उसको सांस्कृतिक नगर कहा जाता था। तो गंगा नदी के किनारे बसा भागलपुर शहर प्रारंभ से ही व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। भागलपुर प्रारंभ से ही शहरी व्यावसायिक केंद्र था। यहाँ के नाथनगर एवं चंपानगर रेशमी वस्त्र का उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। यानी कि शुरू से ही, प्राचीन काल से ही नाथनगर और चंपानगर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता था। यहाँ पर राजस्थान से आए विभिन्न समुदाय के लोगों ने विभिन्न प्रकार के व्यवसाय को विकसित किया। यहाँ अनेक प्रकार के कार्य किए जाते थे, जिसमें बेल बूटे का काम, चूड़ी बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा रंगने का कार्य आदि होता था। अब इसको हम लोग को दिखाना है सांस्कृतिक नगर के रूप में। तो प्राचीन काल से ही भागलपुर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र रहा। भागलपुर हिंदू, जैन, सिख, इस्लाम धर्मों का केंद्र था। बूढ़ानाथ महादेव मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर तथा श्वेतांबर जैन मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की इमारतों में रेलवे स्टेशन, क्लीवलैंड हाउस, घंटाघर चौक, टाउन हॉल आदि प्रमुख है। साहित्यिक दृष्टिकोण से भी यह शहर प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसने देवदास की रचना की थी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, जिन्होंने पाथेर पांचाली की रचना की थी, वलाई चंद्र मुखर्जी, डॉक्टर शिवनंदन प्रसाद आदि रहते थे। यहाँ रंगमंच एवं थिएटर का भी काफ़ी विकास हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भागलपुर एक व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक नगर था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, क्यों? भागलपुर को सिल्क सिटी अर्थात रेशमी शहर कहा जाता है। तो इसमें हम लोगों को लिखना है कि भागलपुर किस तरह से जो है सो रेशमी शहर के रूप में जाना जाता था। यहाँ रेशम का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता था, जिसके कारण इसको कहा जाता था। तो हम लोग को इसमें लिखना है, भागलपुर की प्रसिद्धि रेशम उद्योग के कारण थी। औपनिवेशिक काल के पूर्व से यह तसर सिल्क उत्पादन का केंद्र था। इस व्यवसाय का प्रमुख केंद्र चंपानगर और नाथनगर मोहल्ला था। तसर का कोया बांकुड़ा, संथाल परगना और गया से आता है। जगदीशपुर एवं पुरैनी के गांव में धागा तैयार करने का काम होता था। फिर धागा नाथनगर, चंपानगर के बुनकरों के घर पहुंचता था। यहाँ हथकरघे पर रेशम के कपड़े तैयार होते थे। रेशम और सूत की मिलावट से बाफ्टा तैयार किया जाता था। बाफ्टा कहते थे रेशम का ही एक बड़ा सा टुकड़ा होता था, जिसे बुनने के बाद रंगा जाता था। इसका टुकड़ा 20 से 22 हाथ लंबा एवं 1 से सवा हाथ चौड़ा होता था। 1 से 1.5 हाथ भी चौड़ा होता था। यानी कि बाफ्टा जो होता था, एक ही रंग का रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा होता था, जिसे बुनने के बाद रंगा जाता था। इसका टुकड़ा 20 से 22 हाथ लंबा एवं 1 से 1.5 हाथ चौड़ा होता था। अब अगला क्वेश्चन है, शहरों के सामाजिक परिवेश को समझाएं। तो शहरों में अनेक जाति एवं समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। शहरों में अनेक तरह के व्यवसाय किए जाते हैं। शहरों में व्यापारी, शिल्पकार, शासक, अधिकारी, कामगार, मजदूर, बुनकर, जुलाहे प्राय हर वर्ग के लोग रहते हैं। शहरों में मुख्य तौर पर 3 वर्ग दिखते हैं। अमीर लोग जो शासन या व्यापार से जुड़े होते हैं, दूसरे मध्य वर्ग जो शासन से जुड़े अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, और तीसरे मजदूर वर्ग होते हैं जो घरों में काम करने वाले कामगार और अन्य गरीब लोग हैं। शहरों में महिलाओं के लिए भी नए अवसर थे। घर की चारदीवारी से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। शहरों में मेहनतकश गरीबों एवं कामगारों का नया वर्ग उभर रहा था। वे शहरों के विभिन्न इलाकों में कच्ची झोपड़ियों में रहते थे। तो ये इस पाठ का प्रश्न उत्तर था। अगले दिन हम लोग इसी विषय के अगले पाठ यानी कि अध्याय 11 के कला क्षेत्र में परिवर्तन, इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।